हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस पॉकेट जीके खान सर की जो पॉकेट जीके है, पॉकेट जीके का पॉकेट जीके की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम प्राचीन भारत शुरू करेंगे और इस प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा और पूरी बुक धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खान सर की बुक काफ़ी अच्छी है, मानी जा रही है, और खान सर ने खुद अपने मुखारबिंद से बोला है कि इस जो आएगा इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, देखते हैं, शुरू करते हैं प्राचीन भारत से। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमारा है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में देखो, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इतिहास एक है प्राचीन यानी एंशिएंट पीरियड, दूसरा है मिडिवल यानी कि मध्यकाल, और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। भारतीय इतिहास की बात करें बेसिकली, है ना। तो देखिए भाई, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, आखिर हमको इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से पता चली। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर बात करें तो पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों का आगमन। ठीक है, देखो, इतिहास पहली बात तो हमको पता चलता है पुरातात्विक स्रोत से। तो भाई, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से एविडेंस मिले हैं, है ना, इन सब से पता चलता है। कौन कौन से कुछ धार्मिक साहित्य लिटरेचर्स क्या हैं जो कि लिखे गए हैं, लौकिक साहित्य, है ना। तो पुरातात्विक स्रोत जो पुराने एविडेंस, जैसे कुछ लिटरेचर मिली हैं, कुछ किताबें मिली हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में ही बात करें तो वेद मिले हैं ना, ऋग्वेद जैसे सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो इस तरीके से ये पुरातात्विक स्रोत हो गया। वैसे ही आता है साहित्यिक स्रोत, है ना, साहित्यिक स्रोत जैसे लिटरेचर मैंने भी आपको बताया। तीसरा आता है विदेशी यात्रियों का आगमन। ठीक है, ये जो विदेशी यात्रियों का आगमन है ना, कि जैसे कि बात करें तो हमारे भारत देश में, है ना, फायान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, ये सब ट्रेवलर्स थे, यात्री ये लोग आए थे, विदेश से आए थे, है ना, और भारत आए, यहाँ पे कुछ सालों तक रहे और भारत की सारी राजनीतिक व्यवस्था और हर एक चीज़ के बारे में लिखा उन्होंने अपनी किताबों में, है ना। तो उनसे हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इतिहास को हम 3 तरीक़ों से जान सकते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण से। ठीक है, देखिए, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, है ना, लेकिन बता दिया आपको। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, ये पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत जानते हैं, पुरातात्विक स्रोत हमको क्या मिल सकता है। तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि अभिलेख, ठीक है, जैसे अगर इसको हम थोड़ा जूम करें, है ना, तो यहाँ पर अभिलेख, ये देखो अभिलेख मिलेंगे। अभिलेखों में अगर हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं, है ना। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उल्लिखित हैं, है ना। तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है हमारे लिए। भाई देखो, अगर हम यूपीपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हम बिहार पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर एसआई भी दे रहे हैं, यूपी एसआई, बिहार एसआई, तो उसके लिए ये जो सीरीज़ हमने चलाई है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी खान सर ने तो खुद ही बोल दिया है इसी बुक से आएगा, है कि नहीं। तो ये अब ध्यान देना कि अभिलेखों के अध्ययन को, है ना, यानी कि हम जो अभिलेख, जैसे कि, है ना, इनको कहते हैं एपिग्राफी, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए एपिग्राफी। ठीक है, अगला है सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के, है ना। देखो, अगर हम मध्य एशिया, अभी भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम मध्य एशिया, मिड एशिया की बात करें, है ना, तो लगभग 1400 पुराने, 1400 ईसा पूर्व, है ना, पुराने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ, है ना, उनका नाम क्या है, बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें क्या है भाई, इसमें अगर बात करें तो इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं, है ना। मध्य एशिया में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं के नाम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले कहाँ पर मिले,
तो भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने की जो प्रथा चालू करी थी वो अशोक ने चालू करी थी। समझ रहे हो, यानी कि अशोक, सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिले हैं वो अशोक जी के मिले, सम्राट अशोक के मिले हैं। ठीक है, भारत देश में पूछा जा सकता है कि भारत देश में सबसे पहले है ना, सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसके मिले हैं, तो अशोक के मिले हैं, जो कि 300 ईसा पूर्व के लगभग माने जाते हैं, है कि नहीं, 300 लगभग ईसा पूर्व के हैं। तो आगे बात करते हैं इसके। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर, है ना, कनिंघम को माना जाता है। देखिए, है ना, भारतीय पुरातत्व जो मतलब पुरानी चीज़ों की मतलब जांच पड़ताल करता है ना, उनकी खोज करता है, तो वो जो है उनके जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, इनको पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम है ना। तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो यवन राजदूत कौन था। यवन राजदूत जैसे कि यहाँ पे हेलिओडोरस, है ना, का बेसनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य एशिया के भागवत धर्म, है ना, विकसित होने का प्रमाण है। हालांकि इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, अगर आप यूपी पुलिस यूपीएसआई दे रहे हैं तो इतना डीप पे नहीं पूछा जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग, है ना, सर्वप्रथम, है ना, सौहगुरा अभिलेख में मिलता है। ये सौगुरा एक जगह का नाम है और वहाँ में जो अभिलेख बने मिले हैं हमको, वहाँ से मिलता है दुर्भिक्ष। अच्छा, इसके बाद एरड़ अभिलेख, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एरड़ अभिलेख कहाँ पर मिले हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एरड़ अभिलेख मध्य प्रदेश में मिले हैं और यहाँ पर वराह भगवान पर हुणराज तोमर के लेख अंकित मिले हैं, है ना, यानी कि वराह भगवान के बारे में जानकारी मिली है। और यहीं पर एरड़ के सबसे पहले यहीं पर हमको सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला तो एरड़ जो है कि कहाँ से मिले हैं, है ना, एरड़ मध्य प्रदेश वाला इलाके में मिले हैं, है ना। यहाँ पर वराह भगवान का हुणराज तोमर का लेख अंकित मिलता है और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया है। मतलब ये एक राइटर हैं, एक, है ना, हिस्टोरियंस हैं, एक इतिहासकार हैं, जिन्होंने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा है ना। मतलब जो जो अभिलेख मिले हैं उन्हीं के आधार पर अशोक जी के बारे में हिस्ट्री, मतलब अशोक जी के बारे में लिखा है ना, सम्राट अशोक के बारे में लिखा है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ से हमको महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। पहला है हाथी गुम्फा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ना, यहाँ पे कोई तिथि नहीं बताई गई है, तिथि रहित अभिलेख है ना, यहाँ पर कोई तिथि नहीं बताई गई है। तो ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये किसके शासन मतलब किस शासक के बारे में इसमें लिखा हुआ है, तो कलिंग राजा खारवेल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, किसके बारे में, कलिंग राजा खारवेल के बारे में। जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है ना, जूनागढ़ का जो अभिलेख गिरनार अभिलेख, वहाँ पे रुद्रदामन के बारे में लिखा है और सुदर्शन झील के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी, जो सुदर्शन झील बनवाई थी। आगे नासिक अभिलेख, गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सतवाहनों की उपलब्धियाँ, ये चीज़ है ना, ये नासिक का है, ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये जो है आपको पता है, ये समुद्रगुप्त का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में लिखा हुआ है, मतलब जो जो है ना, जो जो इनके द्वारा दिग्विजय, मतलब है ना, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने जो जो विजय हासिल करी थी जिन जिन एरियाज़ में, उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख, है ना, ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताता है ना, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। मंदसौर अभिलेख जो है, ये मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन, है ना, इनके बारे में बताता है। ग्वालियर अभिलेख जो है, ये जो ग्वालियर अभिलेख है, इनके बारे में बताता है। और गुज्जर प्रतिहार वंश, मतलब ग्वालियर अभिलेख जो है गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी देता है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये वाला
ये भीतरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त से रिलेटेड जितने भी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको ध्यान देना है कि इन अभिलेखों में किसके बारे में जानकारी दी गई है, या फिर ये अभिलेख किससे संबंधित हैं। तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित हैं, है ना। इन्होंने जब हुणों पर विजय मतलब करी थी, जब हुणों को पराजित किया था, तब उन्होंने ये वाले अभिलेख लिखवाए थे। ठीक है। इसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासकों की विजय के बारे में दिया गया है। आगे इसके बारे में जैसे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे मधुबल हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये बांसखेड़ा, ये जो है मधुबल अभिलेख, इनके बारे में बताया, हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, 7 वाहनों की उनके बारे में बताता है। बालाघाट और कार्ले अभिलेख 7 वाहन की उपलब्धियां बताता है। अयोध्या अभिलेख शुंगों के बारे में बताता है। भरौत अभिलेख शुंग नरेण के बारे में बताता है। एरड़ अभिलेख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरड़ अभिलेख है ना, भानुगुप्त द्वारा लिखित, ये जो है सॉरी भानुगुप्त ने लिखवाया था इसे। तो ये एरड़ अभिलेख है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है ना। मतलब पूछा जाए कि किस जो है कि किस अभिलेख में लिखित सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है, तो वो है एरड़ का अभिलेख। और अगर बात किया जाए कि है ना, देखो यहाँ भी ये चीज़ मेंशन की गई थी कि ये जो था, ये एरड़ अभिलेख से हमको सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है कि नहीं। तो ये चीज़ है, आप इस चीज़ को ध्यान देना। देखो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात ये हाथी गुम्फा वाला, दूसरा ये जूनागढ़ वाला, है ना, और तीसरा यहाँ पर ये प्रयाग प्रशस्ति वाला। ठीक है, ये जो आप अगर देखोगे नीचे, यहाँ पर ये प्रयाग स्तंभ वाला दिखाई देने को मिलेगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पर एहोल वाला भी इम्पोर्टेंट है ना। इसके बाद भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि नहीं। और उसके बाद ये जूनागढ़ वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। और यहीं पर अगर हम बात करें तो ये इसके नीचे आ जाता है एरड़ अभिलेख, ये 14वें नंबर पर है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान देना है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इधर आ जाते हैं ज़रा, है ना। इसमें अगर हम बात करें सिक्कों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो सिक्के देखिए भाई, सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं, है ना। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड मुद्रा शास्त्र। ठीक है, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और पुराने सिक्के तांबा चांदी सोना इन सब के हुआ करते थे, है ना, आपको तो पता ही है। और इसी को साहित्य में करसाकण कहा है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे बात करते, थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि ये जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। ठीक है, वह दक्षिण भारतीयों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कई बार पूछा भी गया है कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है, दक्षिण भारतीय कला शैली है ना द्रविड़ शैली कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर व द्रविड़ शैली दोनों का प्रयोग हुआ है, उन्हें हम कहते हैं बेसर शैली। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, नहीं समझे। यहाँ पे देखो, अगर मतलब ऐसी मंदिर जिनमें नागर शैली और ये नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का यूज़ किया गया है, उसे हम कहते हैं बेसर शैली। ठीक है ना। तो उत्तर भारतीय मंदिरों की कला जो है नागर शैली में आती है, दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला जो है द्रविड़ शैली में आती है। लेकिन ऐसी मतलब वो मंदिर जो दोनों में है, मतलब नागर में है और द्रविड़ में है, उन्हें हम कहते हैं बेसर शैली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, कुषाण काल, गुप्त काल और क्या लिखा है, गुप्तोत्तर है ना काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, वह जनसाधारण धार्मिक और आस्थाओं की मूर्ति का ज्ञान देते हैं, मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है इनमें, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए आगे यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं कि अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु, मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वता है ना सर्वकालिक है।
जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन शैली की झलक देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो पहला आ जाता है हमारा वैदिक साहित्य। ठीक है, पहला हमारा क्या आ जाता है, वैदिक साहित्य। और इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद जो हमने पढ़ते ना कि ऋग्वेद पढ़ते हैं, ये जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद का आखिर मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो वेद है इसका आखिर मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। ठीक है, इसका मतलब होता है ज्ञान। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलन करता, ये इम्पोर्टेंट है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी थे। ठीक है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर सबसे पुराना अगर हम बात करें, सबसे पुराना जो वेद हमारा है वो है ऋग्वेद, है ना भाई। वेद तो 4 प्रकार के हैं, 4 ठो वेद हैं, लेकिन सबसे पुराना उसमें से जो है वो है ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा है, तो ऋग्वेद। ये ऋग्वेद में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आपको याद रखना। सबसे पहले याद रखना कि ये सबसे पुराना है, प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पर ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 128 सूक्तियाँ हैं और 10,662 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इन ऋचाओं को जो पढ़ता था उसे होत्र कहा जाता था। ठीक है, जो इन ऋचाओं को पढ़ लेता था उसे होत्र कहा जाता था, है ना। और मतलब यहाँ पे देखो 10 मंडल मतलब क्या, 10 चैप्टर हैं आप कह सकते हो, और 1028 श्लोक हैं, और 10,000 ऋचाएँ हैं। मतलब यहाँ पे इनके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो 10,462 हैं, है ना। और इनको जो पढ़ता था उसे होत्र कहा जाता था, है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, अच्छा रचित किसने रचित किया, मतलब रचना की इसकी, तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, मतलब इसी में जो है गायत्री मंत्र आपको याद रखना है। ठीक है, जो 3रा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है, इसमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, 9वां मंडल आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सबसे प्राचीन है। दूसरा, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है कि इसमें 3रे मंडल में जो है 3रे चैप्टर में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो हम लोग कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, ये आपको देखना है। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख देखने को मिलता है। और एक और चीज़ याद रखना है कि 10वें मंडल में शूद्र वर्ण यूज़ किया गया है। पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जो शूद्र कैटेगरी में आते हैं, शूद्रों का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल में किया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो मतलब इसी शूद्र को जहाँ जिसमें इसका उल्लेख किया गया है उसे पुरुषसूत्र कहा गया, है ना, आपको ध्यान देना है इसमें। और इसी में बताया गया है ना, 4 वर्णों के बारे में उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, जिसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण पैदा हुए हैं, है ना, ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, जो क्षत्रिय हैं उनकी भुजाओं से पैदा हुए हैं, जो वैश्य हैं जंघाओं से पैदा हुए हैं, जो शूद्र हैं चरणों से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के, है ना, ऐसा सब बताया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए है ना 250 है ना, तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं यानी कि मंत्रों की रचना की गई है। ऋचाओं मतलब क्या, तो मंत्र। ठीक है, जो ऋचाएँ थी 10,462 वो एक तरीके के मंत्र थे। ठीक है, तो 250 इंद्र के लिए हैं, अग्नि के लिए, भाई अग्नि की भी पूजा होती थी, अग्नि देवता की, इंद्र की भी पूजा होती थी उस समय पहले। तो 250 इंद्र के लिए हैं और 200 ऋचाएँ किसके लिए हैं, हाँ। तो ये मतलब आपको उतना डीप में नहीं याद रखना है ना, आपको जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला आता है हमारा यजुर्वेद। क्या आता है, यजुर्वेद। ठीक है,
तो अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर का मतलब है ना, इसका जो अर्थ है यजु का मतलब होता है यज्ञ। ठीक है, यजु का मतलब क्या होता है, यज्ञ। इसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें मतलब इसको जो उच्चारण करता था, इसके मंत्रों को जो पढ़ता था उसे अथर्वणिव कहा जाता था। ठीक है, इसे अथर्वणिव कहा जाता था, है ना। एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में है। तो ध्यान देना, पूछा जाएगा कि वो कौन सा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों शैली में है, तो उसे हम कहेंगे कौन सा है, वो यजुर्वेद है। ठीक है, चलिए इसके भी दो पार्ट हैं, ये कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, है ना। आपको उतना ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ना है। अगला है सामवेद। सामवेद की बात करें तो साम का अर्थ क्या होता है, साम का अर्थ होता है ज्ञान या फिर संगीत, है ना। इसमें क्या होता है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है ना। जब यज्ञ वज्ञ होते तो इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मतलब भारतीय संगीत में जनक मतलब भारत में जो संगीत हैं, है ना, वो कहा जाता है कि यहीं से उद्धृत हुए हैं, है कि ना। इसमें भी 1800 है ना 75 ऋचाएँ हैं, यानी कि मंत्र हैं इस तरीके से। तो आपको इस चीज़ ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो आता है अथर्ववेद। ठीक है, अगला अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पर अथर्वा नामक ऋषि ने इन्हें प्रथम दृष्टा दिया था। और इसमें कहा जाता है, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें जैसे कि 20 कांड हैं, है ना, और 731 सूक्त हैं, और इतना 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ही ऋग्वेद से उद्धृत हैं, मतलब ऋग्वेद से प्रेरित हैं, है ना। तो इतना ध्यान नहीं देना है आपको, बस खाली इसमें याद क्या करना है, इस पूरे में आपको याद करना है कि 4 ठो क्या है, 4 ठो वेद हैं हमारे, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसके बारे में डिटेल में याद रखना है, और हर एक वेद का अर्थ क्या है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में इसमें है ना 10 मंडल हैं। ये सारी चीज़ें आपको जब मैं बता दी बिल्कुल वही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चलिए अगला पेज पे आते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, ये क्या है इसमें, चलिए अच्छा आगे, ब्राह्मण साहित्य। देखो जो ब्राह्मण साहित्य है, अगर हम इनकी बात करें तो इन्हीं मतलब इन्हीं वेदों की व्याख्या करी है सरल भाषा में, है ना, जिनको ब्राह्मण साहित्य कह दिया गया है। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ होता है, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो लोग यज्ञ के विषयों, है ना, मतलब यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम प्राचीन राजाओं को दिए गए हैं, है ना। आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, आना है नीचे और ये पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है भाई, तो इसमें देखो, इसमें ये बताया गया है ऋग्वेद का उपनिषद जो है वो है ऐतरेय, है ना, कौशिकी। ये आपको ध्यान, इसका उपवेद है आयुर्वेद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशिकी है। ठीक है, मतलब इस तरीके से यजुर्वेद की ये जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मण, है ना। इसके बाद सामवेद का आपको ध्यान देना है गंधर्व वेद। ठीक है, और उसके बाद अथर्ववेद का जो है वो क्या है, शिल्प वेद है, यानी गोपथ ब्राह्मण। इसका ब्राह्मण क्या है, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है और आगे बढ़ जाना है यहीं से। चलिए आगे है अरण्यक साहित्य। इनकी रचना जंगलों, मतलब अगर हम बात करें तो अरण्य में पढ़ाए जाने के कारण, है ना, इन्हें अरण्यक कहा जाता है। और जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के विषय में पढ़ाया जाता है यहाँ पर, है ना। मतलब यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ाई जाती थी, मतलब नॉर्मल चीज़ें दैनिक जीवन से रिलेटेड जो पढ़ाई जाती थी। और ये भी कुल 7 हैं, ऐतरेय, सांख्यायन, और जो क्या कहते हैं कि तैत्तिरीय, मैत्रायणी, है ना, मध्यान्ह और तत्वकार, छंदोदय, ये सब चीज़ें हैं। उपनिषद 108 हैं। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठकर ज्ञान लेना। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, पास में बैठकर ज्ञान लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो एक चीज़ और याद रखना है आपको कि ये जो
भारत का राष्ट्रीय आदर्शवाद सत्यमेव जयते, ये कहाँ से उद्धृत है? तो ये मुंडकोपनिषद से, है ना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। इसके बाद और आगे आते हैं, तो और आगे में वेदांग। देखो भाई, तो जो वेदांग हैं, है ना, ये कहाँ गया भाई? वेदांग, ये जो वेदांग हैं बेसिकली, ये इनकी संख्या 6 है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है? 6 है। और इसके बाद और तो कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, छोड़ो, ठीक है। इसमें और कुछ खास नहीं पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं जरा हम और थोड़ा सा ऊपर। अब देखो जरा, ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, जैसे कि यहाँ पे स्मृति साहित्य जैसे अगर हम बात करें, तो स्मृति साहित्य ये जो है ना, इसका मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति शुंग व शातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक ने से कहता है, बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ, है ना। मतलब ये चीज़, ये जो दार्शनिक है, जर्मन दार्शनिक, ये ऐसे बात कहता है। और मनुस्मृति वैसे भी एक किताब थी, है ना, कानून की किताब थी। इसमें बड़ी खतरनाक बातें लिखी हुई हैं, जहाँ पर सभी को बराबर का उल्लेख नहीं दिया गया है ना। तो बराबर का जो है कि सम्मान नहीं दिया गया है, ये सारी चीज़ें। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसके बाद बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ जो हैं, यहाँ पर 3 त्रिपिटक हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और जो बौद्ध साहित्य है, इसमें जितने भी हो सब पाली भाषा में रचित हैं, ठीक है। जो तीनों त्रिपिटक हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, है ना। पहला त्रिपिटक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और है अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो, बुद्ध के पूर्व जितनी भी कथाएं हैं, है ना, बुद्ध के पहले, जन्म के पहले की जितनी भी कथाएं, इनको जातक कथा कहा जाता था, ठीक है। उनको क्या कहते थे? जातक कथा कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे जो पिटक दरअसल एक तरीके से किताब मान लो, 3 तो किताब हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिनव। इसमें भी इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लिखित है, ठीक है। इसके साथ आगे जैन साहित्य से भी हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि, है ना, जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा, जो बौद्ध धर्म था वो पाली भाषा में लिखा हुआ था, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें जैन आगमन, है ना, आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं, जिसमें 12 अंग, उपांग, प्रक्रिया, छेद, मूल सूत्र, ये सब जो है आपको ध्यान, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। और आगे बढ़ जाना भाई। यहाँ से क्वेश्चन से बहुत ही कम, जैसे डिटेल में पूछे जाते हैं ना, मतलब जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं, है ना। छोटे मोटे एग्जाम के लिए जो है कि इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, कभी भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। जैन धर्म का जो है कि क्या कहते हैं, जैन धर्म, है ना, इसका जो है कि प्राचीन इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है और इसकी रचना भद्रबाहु ने करी थी। छोड़ो अच्छा, इसे आगे बढ़ते हैं। लौकिक साहित्य, है ना। लौकिक साहित्य अगर बात करें तो लौकिक साहित्य भाई, ये जो है कि अर्थशास्त्र से उल्लेख, जैसे कि इसके कौटिल्य ने लिखा था, अर्थशास्त्र का पहला राजनीतिक ग्रंथ है ना। तो इसे, इसकी रचना किसने करी थी? कौटिल्य ने करी थी। और यहाँ से भी इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है ना। यहाँ पर मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य काल की राजनीति, है ना, ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैन संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं का सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा राजतरंगिणी। अगर संस्कृत साहित्य में बात करें तो राजतरंगिणी काफ़ी एक महत्वपूर्ण एविडेंस है, जिससे हमको इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। अच्छा, किसने लिखी थी? कवि कल्हण ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कल्हण ने, ठीक है। ये कल्हण ने लिखी थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद अष्टाध्यायी एक व्याकरण, है ना, पुस्तक है, इसमें ग्रामर है ना। ये अष्टाध्यायी ग्रामर की सबसे पहली पुस्तक है, जिसे पाणिनि ने लिखा था, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें पहली बार जो लिपि है ना, जैसे हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी, पंजाबी,
पंजाब की पंजाबी है ना, उर्दू भाषा की अरबी या फ़ारसी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो रोमन है ना। उसी तरीके से जो लिपि वर्ड है ये सबसे पहले इसी में यूज़ किया गया था, अष्टाध्यायी में यूज़ किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा। किसका इतिहास लिखा? सिंध का इतिहास लिखा। और सिंध वही बोला आज का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका, वही वाला सिंध है ना, उसके बारे में लिखा। और जिसका फ़ारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, फ़ारसी अनुवाद है चचनामा और इसी पुस्तक में दिया गया है। अच्छा, विदेशी यात्रियों से कौन कौन से पता चली चीज़ें? तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के एवं लेखकों के विवरण से हमें प्राप्त होता है ना, जिसमें अनेक यूनानी है ना, रोमन, अरबी और चीनी यात्री शामिल हैं, है ना। तो इन सब से भी इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है हमको, है ना, काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो जैसे यूनानी रोमन लेखक, है ना, तो यूनानी रोमन लेखक की बात करें तो इसमें सिकंदर, है ना, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था 325 ईसा पूर्व में, है ना, तो देखो भाई उसमें कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हमें यूनानियों, है ना, हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक राजा है सेंड्रोकोटस था, है ना, उन्हीं के टाइम पे नाम का एक मतलब राजा माना जाता है था। यूनानी लेखकों, है ना, एस्टेबो व जस्टिन ने किया है। मतलब यूनानी लेखक कौन थे? एस्टेबो और जस्टिन ने, है ना, मतलब इसके बारे में लिखा है। सिकंदर की जो है ना जीत थी, विजय थी, इनके बारे में लिखा है। और एरियन, है ना, प्लूटो ने एंड्रोकोटस तथा फिर उन्होंने सेंड्रोकोटस नाम उल्लेख दिया है। मतलब ये जो क्या कहते हैं कि इसका नाम जो है अलग अलग तरीके से दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, है ना, ये आपको ध्यान दें, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है क्या? हेरोडोटस। हेरोडोटस इसको इतिहास का पिता कहा जाता है ना। इन्होंने अपनी सबसे पहली पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, है ना, जिसमें भारत व फारस के संबंध का वर्णन किया है। इसी वजह से इतिहास का पिता, है ना, किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। नरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुल्स, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व, है ना, इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय है। ठीक है, इसी तरीके से और आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए और कौन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना, इनको क्या कहते हैं कि ये टालमी, एक ठो टालमी है, ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये लिए भी एक बुक लिखते हैं, है ना, भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखते हैं, है ना। टालमी की ज्योग्राफी, है ना, और पेरिप्लस ऑफ दी एंथ्रियन सी, ये जो है नाम की बुक लिखते हैं, जिसमें भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन देखने को मिलता है। अच्छा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। कौन से? तो ये जैसे कि मेगस्थनीज। ठीक है, कौन है ये? मेगस्थनीज। तो सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में मेगस्थनीज 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त के साम्राज्य में रहा, हाँ, उनके दरबार में रहा। यहाँ पर घूम घूम कर इनके बारे में सारी जानकारी अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा उन्होंने। ठीक है, मेगस्थनीज एक जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो जो सिकंदर था ना, सिकंदर जब लौट के गया था तो अपने एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर, है ना, को साम्राज्य थमा दिया था। तो ये जो मतलब ये सेल्यूकस निकेटर था, ये उसका सिकंदर का सेनापति था और उसका राजदूत था मेगस्थनीज, जिसको भेजा गया था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना, और उसने वहाँ पर रहकर इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक मतलब चीनी यात्रियों का भी विवरण देखने को मिलता है ना। ये ज़्यादातर क्या थे? बौद्ध मतानुयायी थे। तो जैसे कि ये सबसे पहले फाहयान आ जाते हैं। तो फाहयान जो है कि ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आते हैं। ठीक है, ये इनके दरबार में भारत आते हैं और यहाँ पर अलग अलग स्थानों का भ्रमण करते हैं और, है ना, भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद वेनसांग की बात करें तो वेनसांग भी कुछ ऐसे ही टाइम पर आते हैं और 16 वर्षों तक रहते हैं भारत में। और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया, मतलब पढ़ाई लिखाई भी की वेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो कि आज बिहार में है ना। और उसने अपनी एक पुस्तक लिखी CU की, है ना, ये उसका ये यात्रा विवरण है। और उसमें लिखा
यहाँ अपने देश के बारे में लिखा है ना। यहाँ पर हर्षकालीन भारतीय स्थिति के बारे में जानने का बहुत सही जानकारी मिलती है ना। तो हर्षवर्धन के बारे में लिखा है यहाँ पे। चलिए एक और है हमारे लिए है ना, हीली, और ये भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण इनसे भी मिलता है। और साथ में ही है ना, चलिए अरबी लेखक भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। तो अरबी लेखक की बात करें तो जैसे कि ये हैं अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। तो ये अल बरूनी हैं, और अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के साथ भारत आते हैं और अपनी पुस्तक तहकीके हिंद लिखते हैं, ठीक है, जिसमें भारत की खोज किताब उल हिंद मतलब भारत की खोज में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज का सुंदर प्रकाश डालते हैं, मतलब इसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं। अल बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था, ठीक है, और बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर राज्य ज्योतिषी भी बना दिया गया था। तो ये खैर छोड़ो, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। सुलेमान भी एक जो था कि 9वीं शताब्दी में भारत आया था। अल मसूदी की बात करें तो ये 10वीं सदी में बगदादी यात्री अल मसूदी के साथ भारत में आया था। अल मसूदी भारत में आया था। वह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों है ना की जानकारी देता है। इब्न बतूता, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसने अपनी एक यात्रा वृत्तांत रहला नाम की पुस्तक लिखी, और उसमें जो है कि दिल्ली पहुंचने पर इसे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी की जो है कि उपाधि दे देता है। काजी यानी कि जो न्यायाधीश होता है ना, इब्न बतूता को न्यायाधीश यानी कि दिल्ली का काजी बना दिया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के द्वारा। अन्य भी लेखक आते हैं जैसे कि हमारा तारकानाथ है ना, तारानाथ, ये तिब्बती लेखक थे। और मार्को पोलो की बात करें तो भाई ये 13वीं शताब्दी में आया था और पांड्य देश की यात्रा पर आया था, पांड्य देश की यात्रा पर। और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, अगर हमको पांड्य इतिहास पढ़ना है ना, मतलब पांड्य वंश के बारे में जानकारी लेनी है तो ये चीज़। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, है ना। और नेक्स्ट एपिसोड में हम प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। अभी तक तो हमने जाना कि हमको इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, जिसमें हमने सबसे पहले जाना पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत में हमने अभिलेखों के बारे में जाना कि कौन कौन से अभिलेखों से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ना। उसके बाद हमने वेदों, जो लिटरेचर थे, साहित्य के बारे में जाना कि साहित्यों से हमको जो है कि जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में जाना, और उसके बाद हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में जाना, ठीक है। इसके बाद हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में जाना यहाँ पर, और उसके बाद हमने जो है यहाँ पर है ना कुछ वेदों के बारे में जाना। और आगे चलते हैं तो आगे हमने फिर कुछ लौकिक साहित्य जाना, जिसमें हमने यात्रियों का विवरण देखा, है ना, जो जो यात्री भारत देश में आए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी, है ना। और हम कल शुरू करेंगे अब भारत से, है ना, यानी कि प्राचीन भारत से हम कल बात शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना, देखो प्राचीन भारत को भी प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना, और पढ़ते रहिए।